सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। जनरल साहब शब जिंदादार थे। तहज्जुद की नमाज उनका मामूल था और वो सुबह बहुत जल्दी उठने के आदी थे, क्योंकि वो तहज्जुद का सिलसिला नमाज फजर तक जारी रखते। उस वक्त भी जनरल साहब अपने अल्लाह के सामने सरबसुजूद थे जब उनके बेडरूम में मौजूद हॉटलाइन का बजर बजने लगा। नवाफिल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ डीजी साहब उनसे मुखातिब थे, जिन्होंने रात के उस पहर उन्हें डिस्टर्ब करने पर माजरत की, क्योंकि डीजी साहब को इल्म था कि कमांडर इन चीफ उस वक्त नमाज तहज्जुद में मसरूफ होंगे। जिसके बाद फौरी अहम मीटिंग की दरखास्त कर दी। आ जाइए, मैं मुंतजिर हूँ, ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया और नवाफिल में मशगूल हो गए। दुआ करने के बाद जनरल साहब ने इंटरकॉम पर अपने हेडक्वार्टर को कुछ हिदायत दी और अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने बरामदे के साथ गाड़ी उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जनरल साहब अगले 15 मिनट के बाद GHQ में मौजूद थे। उनकी आमद के बमुश्किल 4-5 मिनट के बाद ही DG इंटेलिजेंस भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। रात के आखिरी पहर में कमांडर इन चीफ और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस की आमद ने वहां हाई अलर्ट कर दिया। जिस साउंड प्रूफ कमरे में वो अहम मीटिंग जारी थी, वहां इंसानी वहमो गुमान में आने वाला हर मुमकिन सिक्योरिटी बंदोबस्त मौजूद था। कमांडर इन चीफ के साथ नॉर्दर्न एरिया के कमांडेंट भी मौजूद थे, जिन्हें DG इंटेलिजेंस की दरखास्त पर बुलाया गया था। एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर DG साहब ने ब्रिगेडियर मंसूर आलम को एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जिन्होंने मुकम्मल जुज़ियात के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कमांडर इन चीफ और कमांडेंट नॉर्थ एरिया बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से उनकी बातें सुनते रहे, जिसके बाद ब्रिगेडियर आलम ने उन्हें माजी के हवाले से मुख्तसर ब्रीफिंग दी। उनकी ब्रीफिंग के खात्मे पर जनरल साहब ने इत्मीनान से कहा, ऑल राइट, आइए नमाज अदा कर लें। अजान की आवाज सुनाई देने लगी थी। तमाम अफसरान ने उसी हॉल कमरे के कोने में जनरल साहब की इमामत में नमाज अदा की। जनरल साहब ने बड़े दर्द दिल से मुल्की सलामती की दुआ मांगी। उनके सामने चाय पहुंच चुकी थी और अब कमांडेंट नॉर्दर्न एरिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने ब्रिगेडियर आलम के खदशात और माजी के वाकयात की तस्दीक करते हुए कहा कि उनकी दानिस्त में एजेंट प्रमोद की ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि दुश्मन से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। नाश्ता सब ने इकट्ठे ही किया, जिसके बाद इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल अपनी टीम के साथ वापस चले गए, जबकि कमांडर इन चीफ ने फौरन ही अहम इजलास तलब कर लिया। रात देर गए शुरू होने वाला ये इजलास दोपहर के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। जनरल साहब ने मौके पर ही हिदायत जारी फरमा दी। उन्होंने सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर रखने की हिदायत के साथ अपने मावनीन को उनके मिशन की तरफ रवाना कर दिया। कैप्टन आरिफ ने स्कर्दू से हेलीकॉप्टर उड़ाया तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। एलिवेट 3 नामी उस हेलीकॉप्टर को वो उसूली तौर पर 16,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन आज उसे एक नाकाबिले यकीन मुहिम सर करने के लिए भेजा गया था और उसने अपने सामने मौजूद मुख्तलिफ डायलों को कतन नजरअंदाज करके इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया था। वो एविएशन के ही एक जहाज के जरिए वहां पहुंचा था, जहां से अब हेलीकॉप्टर पर अपने मिशन की तरफ गामजन था। रावलपिंडी में उसे एक हंगामी मुहिम अंजाम देने के लिए स्टैंड 2 किया गया था, लेकिन अभी तक तफसीलात नहीं दी गई थी। स्कर्दू में ब्रिगेडियर साहब उसके मुंतजिर थे। ब्रिगेडियर ने बड़ी खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन कैप्टन आरिफ की गहरी बादामी आंखों ने ब्रिगेडियर साहब के दूर अंदर तक झांक कर उनके चेहरे पर नामहसूस इस्तराब महसूस कर लिया। उसे ब्रिगेडियर साहब की तरफ एक नजर देखते ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ मामलात कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। ब्रिगेडियर साहब उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते उसे ब्रीफिंग रूम तक ले आए थे, जहाँ एक दीवार पर बड़े बड़े नक्शे लटके हुए थे। जेंटलमैन, मामला काफी सीरियस है, इसलिए हम खड़े खड़े ही चाय पियेंगे। उन्होंने ये कहते हुए कैप्टन ऑफिसर की तरफ देखा, जो फौरन ही किसी को चाय लाने के लिए कहते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। ब्रीफिंग रूम में ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन आरिफ अकेले थे। कैप्टन आरिफ, तुम एविएशन का फख्र हो। तुम्हारे माजी की शानदार मुहिमात को देखते हुए इस खतरनाक लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए अहम तरीन मुहिम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन ने कल पागलपन का मुजाहरा करते हुए सियाचिन में अपनी फौजें उतार दी हैं। अभी तक की इत्तलात से जो अंदाजा लगाया गया है उसके मुताबिक अभी तक इंडियंस कोहे सल्तूरो के दोनों दर्रों बिलाफोनला और स्याला पर अपनी फौजें उतार चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने ब्रीफिंग रूम में एक लंबी मेज पर पहले से बिछाए हुए नक्शे पर मुख्तलिफ जगह उंगली रखकर उन मकामात की निशानदही की जहां उनके अंदाजे के मुताबिक भारतीय फौजें उतर सकती थीं। कैप्टन आरिफ बड़े गौर से अपने दिमाग के कंप्यूटर में उन रास्तों और पहाड़ियों को महफूज कर रहा था जिन पर ब्रिगेडियर साहब ने उंगली रखकर निशानदही करने की कोशिश की थी। वो कैप्टन आरिफ को बायोनिक मैन कहा करते थे। उसने बला का जहन पाया था। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ते उसे चंद मिनटों में असबर हो जाया करते थे और बड़े सीनियर पायलट जवान खतरनाक पहाड़ी रास्तों में नक्शे की मदद से सफर किया करते थे। हैरान रह जाते जब वो अपनी सीट संभालने के बाद नक्शा एक तरफ रख दिया करता। ब्रिगेडियर साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माय सन, तुम्हें आज अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करना है। तुम्हें इस इलाके पर परवाज करके दुश्मन की पोजीशंस की रिपोर्ट देनी है और सबसे बढ़कर ये कि बखैर आफियत वापस आना है, क्योंकि अभी तुम्हारे करने वाले बहुत से काम बाकी हैं। ब्रिगेडियर साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इंशाल्लाह सर। कैप्टन आरिफ के लहजे के एतमाद ने ब्रिगेडियर साहब को हैरान कर दिया। आज तक शायद किसी पायलट को उन्होंने उन दर्रों पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का हुक्म नहीं दिया था। शायद इसकी कभी जरूरत पेश ही न आई थी। एक अरसे से नॉर्दर्न कमांड से मुंसलिक होने और अपनी सर्विस का बहुत ज्यादा अरसा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में गुजारने की वजह से ब्रिगेडियर साहब को यहाँ के खतरनाक रास्तों और तबाहकुन मौसम का बखूबी अंदाजा था। वो जानते थे उन रास्तों पर परवास करना मौत से खामखा जंग छिड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या मजाल जो कैप्टन आरिफ के लहजे में उन्हें जरा सा भी खौफ दिखाई पड़ा हो। वो ऐसे पुरएतमाद होकर बात कर रहा था जैसे सियाचिन की बजाय किसी नुमाइशी मैदान पर परवास करने जा रहा हो। बेचैनी से पहलू बदलते हुए ब्रिगेडियर साहब ने, जो अब उसके साथ ही अपने हाथ में चाय के मग पकड़े एक कोने में धरी आरामदेह कुर्सी पर बैठ चुके थे, मुस्तरिब होकर पहलू बदलते हुए कहा, ऑल राइट, एक एक लम्हा कीमती है। इस दौरान वो अपने साबिका तजुर्बात की रोशनी में कैप्टन आरिफ को उस इलाके के मौसम और मिजाज से आगाह करते रहे। कैप्टन ने कहा, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बशर्ते जिंदगी आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पाकिस्तान आर्मी ने मुझे इस मुहिम के लिए मुंतखब किया है। आपका शुक्रिया, मैं इसे अपना फखर समझूंगा। उसने चाय का खाली मग मेज पर रख दिया। ब्रिगेडियर साहब ने उठते हुए कहा, कम ऑन। दोनों एक दूसरे के ताक़ुब में बाहर आ गए। ब्रिगेडियर साहब की जीप में बैठकर वो थोड़ी देर के बाद वहां मौजूद पायलट का खुसूसी गर्म लिबास पहनने के बाद अब हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था, जहां एक एलिवेट 3 हेलीकॉप्टर उसका मुंतजिर था। हेलीकॉप्टर की चेकिंग और रीचेकिंग के मराहिल जहां पहले से मौजूद एविएशन के माहिरीन कर चुके थे, अब वो परवास के लिए तैयार था। उस हेलीकॉप्टर में खुसूसी तौर से तस्वीर उतारने वाले कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि दुश्मन की नक्लो हरकत को देखा जाए। कैप्टन आरिफ से कहा गया था कि वो दुश्मन की मुख्तलिफ पोजीशंस की तस्वीर उतारने की कोशिश करे। ब्रिगेडियर साहब जो खुद अपनी जीप चलाकर यहाँ तक पहुंचे थे, सारे रास्ते कैप्टन आरिफ पर कुरानी आयात पढ़कर फूंकते रहे थे। दोनों जीप एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आए। कैप्टन आरिफ ने बगलगीर होते हुए उन्हें गर्म जोशी से अलविदा कहा और एक तरफ खड़े हो गए। वहां मौजूद बाकी माहिरीन, जिन्होंने एक मेजर साहब की निगरानी में 2-3 मरतबा हेलीकॉप्टर के इंजनों की कारकर्दगी चेक की थी, एक तरफ कतार बनाकर मुअद्दब किसी अगले हुक्म के मुंतजिर खड़े थे। कैप्टन आरिफ ने उन सबसे बारी बारी हाथ मिलाकर उनकी नेक तमन्नाएं और दिली दुआएं वसूल की। थोड़ी ही देर के बाद वो पायलट सीट संभालकर इंजन स्टार्ट कर चुका था और अपनी तरबियत के मुताबिक उसने भी तमाम पुर्जों की कारकर्दगी चेक की। अगले ही लम्हे अपने हाथ की उंगलियां बंद करके अंगूठे के मखसूस इशारे से उसने अपने होंठों पर दुआएं और आंखों में उम्मीदों की जोत जगाए वहां मौजूद अफसरान और जवानों को अलविदा कहा और हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा दिया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर बुलंद हो रहा था, ब्रिगेडियर साहब और दूसरे जवानों की दिली दुआएं उसका ताकुब कर रही थी। अगले चंद लम्हों के बाद कैप्टन आरिफ उनकी नजरों से ओझल हो गया। ब्रिगेडियर साहब फौरन पलटे और अब वो खुद वायरलेस रूम में मौजूद थे, जहां से कैप्टन आरिफ का राब्ता बराह रास्त उनसे कायम था। उसका हेलीकॉप्टर 16,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता था और उस वक्त बुलंदी दिखाने वाली सुई अपने आखिरी पॉइंट को छू रही थी। इतने गर्म लिबास पहनने के बावजूद कैप्टन आरिफ को अपना जिस्म मुंजमद होने का एहसास हुआ। ये एहसास दरअसल उस मंजर का मरहून मिन्नत था जो उसकी आंखों के सामने हद निगाह तक फैलता चला गया था। पहाड़ों की बर्फीली और नोकदार चोटियों के दरमियान वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और उसे चारों तरफ सिवाय बर्फ के और कुछ दिखाई न दिया।
اپنے ذہن پر نقش راستے پر وہ محو پرواز تھا، گو کہ اسے ان سب چوٹیوں کے نام یاد نہیں رہے تھے، لیکن اس بات کا علم ضرور تھا کہ وہ ابھی تک پاکستانی علاقے میں ہی پرواز کر رہا ہے۔ 15 منٹ اس کو ہونے کو آئے تھے اور ہر 5 منٹ کے بعد وہ کمانڈ آفس میں بریگیڈیئر صاحب کو رپورٹ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے سیٹ آف ہی کیا تھا کہ جب اچانک اسے اپنے بالکل سامنے ایک سرخ لکیر کی چمک دکھائی دی، اس کے ساتھ ہی دھماکے کی زوردار آواز۔ اس نے فوراً ہی جان لیا فائرنگ ہو رہی ہے۔ شاید وہ ہیلی کاپٹر کیپٹن عارف سمیت آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا اگر وہ اپنی خصوصی ودیت کردہ چھٹی حص کے سہارے ہیلی کاپٹر کو مکمل دائیں طرف نہ گھما دیتا۔ ابھی اس نے بمشکل اپنا ہیلی کاپٹر سیدھا کیا تھا جب ایک دوسرے کے تعاقب میں کئی درجن گولیاں اور گولے اس کے بائیں سمت چند فٹ کے فاصلے سے گزرے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رابطہ کمانڈ آفس سے قائم تھا۔ سر، مجھ پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے سامنے موجود ڈائلز پر نظریں جما کر بریگیڈیئر صاحب کو ایریا کی پوزیشن اور اونچائی بتائی۔ وہ بولے، اوکے، تم فوراً واپس آ جاؤ۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد حکم دیا تھا۔ کیپٹن عارف نے کہا، سر میں دشمن کی پوزیشن دیکھ لوں۔ بریگیڈیئر صاحب کا لہجہ قدرے درست تھا۔ نو، تم واپس آؤ۔ وہ جانتے تھے اس نہتے ہیلی کاپٹر سے کیپٹن عارف دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور کیپٹن عارف جیسے مشاق پائلٹ کو وہ کسی بھی طرح ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ موت سے ایسا اندھا کھیل کیپٹن عارف کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ عارف نے اپنا سیٹ آف کر دیا تھا اور اب وہ اپنے بائیں جانب چکر کاٹ کر اس پہاڑی کے عقب میں آ گیا تھا جہاں موجود کسی گن پوزیشن سے اس پر فائرنگ ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کی نگاہ اپنے بالکل سامنے بائیں جانب ایک پہاڑی چوٹی پر پڑی جس پر بھارتی فوج کے کچھ جوان اپنی پوزیشن قائم کر رہے تھے۔ کچھ بھارتی فوجی پہاڑی کی اس بلند چوٹی سے مضبوط رسے باندھ کر نیچے لٹکا رہے تھے تاکہ ان کی مدد سے سامان حرب اوپر کھینچ سکیں، اور ان کے باقی ساتھی برف کے اس جہنم میں شاید اگلو نما خیمے نصب کر رہے تھے، کیونکہ 12,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ پر اینٹ، پتھر اور سیمنٹ وغیرہ سے کسی قسم کا تعمیراتی کام ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ساچن کی اس بلند چوٹی پر بھارتی فوجی اپنی رہائش اور گولہ بارود ذخیرہ کرنے کے لیے فائبر گلاس کے یہ خیمے نصب کر رہے تھے جنہیں ایگلو کہا جاتا ہے۔ کیپٹن عارف نے یہ ایگلو اس لیے نہیں پہچانے تھے کہ اس کا واسطہ ان سے رہتا تھا۔ پاکستانی فوج کے پاس اس نے کبھی ایسے فائبر گلاس کے خیمے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے تو حال ہی میں روس کی سائبیریا میں موجود فوجوں کی جنگی مشقوں پر مشتمل ایک فلم دیکھی تھی جس میں شدید ترین برف باری سے بچنے کے لیے روسی فوج نے ایسے ہی فائبر گلاس کے خیمے استعمال کیے تھے۔ کیپٹن عارف کا جی چاہتا تھا کہ اپنے وطن کی مقدس زمین پر قدم رکھنے والے ان بھارتیوں کو اس سرد جہنم کا ایندھن بنا دے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کے ہیلی کاپٹر میں کوئی گن نصب نہیں تھی، یہ صرف فضائی نگرانی اور بار برداری کے لیے استعمال ہونے والا ایلویٹ 3 ہیلی کاپٹر تھا۔ آج اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں دشمن کے خطرناک حد تک نزدیک جا کر اپنے ہیلی کاپٹر میں نصب کیمروں کے ذریعے انتہائی خطرناک زاویوں سے دشمن کی پوزیشنز کی تصاویر اتاری۔ اس دوران بریگیڈیئر صاحب اسے مسلسل واپسی کی تلقین کرتے رہے۔ شاید وہ وہاں بھی دشمن کی نظروں میں آ گیا تھا کیونکہ اچانک ہی اس پر 2 اطراف سے فائرنگ ہونے لگی، لیکن اس نے ایسی پوزیشن لے رکھی تھی کہ اب یہ گولیاں اور گولے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انتہائی مہارت سے وہ دشمن کے سینے پر مونگ دلتا اپنا ہیلی کاپٹر اڑا کر اب محفوظ علاقے میں پہنچ چکا تھا، اور اگلے 15-20 منٹ کی پرواز کے بعد وہ بیس کیمپ پر لینڈ کر رہا تھا۔ انتہائی خطرناک اور نامساعد حالات میں جنرل صاحب سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے تھے۔ وہاں سے سیاچن گلیشیئر 150 میل دور تھا اور ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف ایک چھوٹی سڑک ٹریکٹر اور ٹرالیوں سے بنائی گئی تھی۔ جنرل صاحب کو علم تھا کہ خپلو سے 60-70 میل کی دوری تک اگر انہیں سلتورو پہاڑی سلسلے تک جانا ہو تو وہاں پہنچنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ سکردو ہیڈ کوارٹر میں جنرل صاحب کی آمد سے پہلے تمام افسران مستعد تھے۔ اس وقت بریفنگ ہال میں انتہائی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن عارف کی اتاری ہوئی تصاویر، انٹیلیجنس رپورٹس اور GHQ کے تازہ سرکولرز سب وہاں ایک میز پر سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ جنرل صاحب نے باری باری ہر ایک رپورٹ اور تصویر کا جائزہ لیا۔ ایک آزمودہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ دشمن نے انہیں زبردست سرپرائز دیا ہے، لیکن اپنے کم ترین وسائل کے باوجود انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دشمن مکمل تیاری کے ساتھ میدان کارزار میں آیا تھا، جبکہ انہیں کبھی گمان بھی نہ گزرا تھا۔ یوں بھی ایک محدود بجٹ میں پاکستان آرمی ایسے ایڈونچرز کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ جنرل صاحب جانتے تھے کہ میدان کارزار میں جنگی منصوبوں کے مطابق فوج کی انتظامی ضروریات، گولہ بارود، اسلحہ، راشن، مواصلات کا مربوط نظام، طبی مراکز وغیرہ کی فراہمی کے لیے باقاعدہ جامع منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور خصوصاً ذرائع آمد و رفت ایسی کسی بھی منصوبہ بندی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
अगर उनके पास भारतीय फौज की तरह तमाम वसाइल आ भी जाएं तो भी उन्हें दुश्मन के सामने मोर्चाबंद जवानों तक सड़कों के जरिए ही पहुंचाया जाएगा, जबकि वहां तो सड़क का कोई ऐसा मुस्तकिल रास्ता भी नहीं था जिस पर सफर करके मंजिल तक रसाई हासिल की जा सकती। उन हालात में किसी भी लॉजिस्टिक प्लान को अमली शक्ल देना कैसे मुमकिन होगा, और जवानों तक अगर सामान हरबोजर भी न पहुंचा तो जंग कैसे जीती जाएगी। दुश्मन ने जनरल साहब को दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पर दावत मुबारजत दी थी। 24,000 फुट से बुलंद बर्फानी चोटियों और दुनिया के खतरनाक तरीन ग्लेशियर से घिरा ये बर्फजार, जहां इंसान तो क्या भूत प्रेत भी जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। सियाचिन के अलावा चोलोंग, ग्यांग, बिलाफोन और कुंदूस ग्लेशियर पर भी इंसानी आबादी का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। इन ग्लेशियर्स के नजदीक तरीन इंसानी आबादी सल्तोरो और कुंदूस की वादियों में मौजूद उन छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल थी जो बाकी दुनिया से महीनों कटे रहते थे। वहाँ की मकीन जिंदगी की बुनियादी जरूरियात वहाँ से करीबन 37 मील की दूरी पर वाक़े खुपलों से खरीद कर जखीरा कर लेते और महीनों उसी जखीरे के साथ जिंदगी गुजारते। सल्तोरो और खपलू तक का सफर ही आम इंसान के बस की बात नहीं। इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के अलावा रास्ते में आने वाले दरियाए कुंदूस और कई छोटे बड़े नदी नालों को अबूर करना पड़ता। उन दरियाओं पर कोई लकड़ी का पुल भी मौजूद नहीं था। दरिया के दोनों किनारों पर बने सुतूनों से बंधी हुई लोहे की मोटी तार से मुंसलिक ट्रॉली या भेड़ बकरियों की खालों से मकामी तौर पर बनाई जाने वाली राफ्ट, जिसे मकामी जबान में जख कहते हैं, के अलावा कोई और जरिया न था। ट्रॉली में एक वक्त में एक आदमी और हफ्ते में एक मर्तबा चलने वाली राफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी एक वक्त में दरिया अबूर किया करते थे। वादी सल्तोरो और कुंदूस तक रसाई जान जोखों में डाले बगैर मुमकिन नहीं थी। उन हालात में उन वादियों से भी आगे कोहे सल्तोरो के दर्रों पर काबिज भारतीय फौज से उन्हें लोहा लेना था, क्योंकि चोलांग, ग्यांग, बिलाफोन और कुंदूस ग्लेशियर्स का नुक्ता आगाज ही उन आबादियों से 25 से 30 मील दूर था और ग्लेशियर के दहानों से कोहे सल्तोरो पर वाक़े दर्रों का सफर मजीद 10 से 15 मील बनता था। इन खतरनाक ग्लेशियर्स की नाहमवार सतह और दुश्वार गुजार रास्तों पर एक वक्त में बमुश्किल एक आदमी चल सकता था और एक लम्हे की गफलत उसे हजारों फुट की गहराई में फेंक सकती थी। कुदरती आफात उसके सिवा थी। मौसम बेएतबार था। वहाँ मौसम की पेशन गोई करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुमकिन भी नहीं था। किसी भी वक्त कोई भी एवलांच आ सकता था। किसी भी लम्हे कोई स्लाइड आती तो उनसे बचने का कोई रास्ता बाकी न रहता। ऐसे बर्फानी तूफानों का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत था। जनरल साहब के सामने नक्शों पर भारतीय फौज की मुमकिना मोर्चाबंदी की मार्किंग कर दी गई थी। उनकी जहां दीदा निगाहों ने जहां नक्शों का जायजा ले लिया था, वहीं अपने गिरदा गिर्द मौजूद SSG कमांडोज के ब्रिगेडियर TM, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अफसरान और अपने साथियों के चेहरों और आंखों में दुश्मन को तबाह कर देने के लिए मौजूद नफरत की शिद्दत का भी बखूबी अंदाजा लगा लिया था। उनका हौसला दो चंद हो गया। ये हथियारों की नहीं, जज्बों की जंग थी। जनरल साहब जान गए थे कि दुश्मन के पास उनके मुकाबिल बेपनाह वसाइल हैं। दुश्मन तरबियत याफ्ता है। वो तो 1962 में चीन के हाथों पिटने के बाद से मुसलसल आज के लिए अपने जवानों की तरबियत कर रहा था, लेकिन उन अफसरान की आंखों में उसके लिए मौजूद कहर देखकर जनरल साहब ने बखूबी अंदाजा कर लिया था कि दुश्मन किसी तारीखी गलती का मुर्तकिब हो चुका है। नक्शे पर नजरें दौड़ाने के बाद उन्होंने अपने अफसरान की तरफ देखा। अपने जर्नैल की आंखों में मौजूद सवाल को सबसे पहले SSG के ब्रिगेडियर साहब ने पढ़ा। वो बोले, हम सब तैयार हैं सर। बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कर्नल साहब ने तन कर कहा, V2 सर। जनरल साहब के होंठों पर मुस्कुराहट जाग उठी। आगे बढ़ो और दुश्मन को रोंद डालो। उनके लहजे में रात कड़क रही थी। जमीन पर अपने पांव की एड़ियां बजाते हुए शेरदिल अफसरान ने उनके हुक्म पर साथ किया। अपने अफसरान के साथ ही जनरल साहब भी बाहर आ गए थे। वो खुद उस हमले की कमान करने के लिए अगले मोर्चों की तरफ जा रहे थे। Yeah.